गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो बिहार एसआई, बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, अशोक अपने आप को मगध का राजा किस शिलालेख में कहता है? यह आप समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। अशोक अपने आप को मगध का राजा किस शिलालेख में कहता है? इसका आंसर होगा भाब्रू शिलालेख में। समझने का प्रयास करेंगे अशोक के बारे में, अशोक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अशोक मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है। मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है। भाब्रू शिलालेख में अपने आप को राजा कहता है, अपने आप को अशोक राजा कहता है, अशोक राजा कहता है, राजा कहता है। और सारे कुना अभिलेख जो है वो अशोक का अभिलेख था, जो ग्रीक और अरमाइक लिपि में था। ये अफगानिस्तान से मिला था, ये अफगानिस्तान से मिला था। अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? अशोक के स्तंभ लेख हैं 7। शिलालेख कितने हैं? शिलालेख जो है वो 14 हैं। शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। मुहालेख कितने हैं? मुहालेख जो हैं वो 3 हैं। अशोक के शिलालेख के 13वें शिलालेख में 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के सभी शिलालेखों में सभी का विषय प्रशासनिक था, लेकिन रूमीदेई अभिलेख का संबंध, रूमीदेई अभिलेख जो था उसका विषय, रूमीदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। रूमीदेई अभिलेख का विषय जो था आर्थिक था। रूमीदेई अभिलेख का विषय जो था आर्थिक था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का जो नाम था सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। अशोक की पत्नी जो थी वो कारुवाकी थी, उसका उल्लेख मिलता है, कारुवाकी थी। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। अशोक अपने आप को मगध का राजा किस शिलालेख में कहता है? तो मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है, भाब्रू में अपने आप को राजा कहता है। और सारे कुना जो विलेख अफगानिस्तान में मिला है, वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक की पत्नी का एक उल्लेख मिलता है, उसका नाम कारुवाकी था। अशोक जो है अपने आप को राजा कहता है भाब्रू शिलालेख में। अशोक मौर्य वंश का था। अशोक के 7 स्तंभ लेख थे। शिलालेख जो थे वो 14 थे। मुहालेख जो थे 13 थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक के सभी शिलालेखों का विषय जो था प्रशासनिक था, लेकिन रूमीदेई अभिलेख जो था उसका विषय जो था वो आर्थिक था। समझने का प्रयास करेंगे। अशोक के सभी शिलालेख का विषय जो था वो प्रशासनिक था, लेकिन रूमीदेई अभिलेख का विषय जो था वो आर्थिक था। अशोक की राष्ट्रीय भाषा जो थी वो पाली थी। अशोक की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। अशोक की राष्ट्रीय भाषा जो थी वो पाली थी। अशोक की जो लिपि थी ब्राह्मी थी। और अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उन्होंने आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया था। फिर से समझने का प्रयास करेंगे।
अशोक अपने आप को मगध का राजा किस शिलालेख में कहता है? तो मास्की और गुर्जरा में अशोक का नाम मिलता है। भाबरू शिलालेख में अपने आप को राजा कहता है। सारे कुना अभिलेख जो अफगानिस्तान से मिला है, सारे कुना जो अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है, वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक के 7 स्तंभ लेख थे, 14 शिलालेख थे, 3 मुहालेख थे। अशोक के 14 शिलालेख थे, जिसमें सभी का विषय जो था वो प्रशासनिक था, लेकिन रूमी देय अभिलेख का विषय जो था वो आर्थिक था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक की राष्ट्रीय भाषा जो थी वो पाली थी, लिपि जो थी ब्राह्मी थी। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनी जिंदगी के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए बाबर की गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक की एक पत्नी का साक्ष्य मिलता है जिसका नाम था कारुआकी। अशोक अपने आप को अशोक राजा कहता है भाबरू शिलालेख में। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के पिता का नाम जो था बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम जो था बिंदुसार था। समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है अशोक। अशोक को भारत का राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अशोक को भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अशोक के साथ जो थे स्तंभ लेख थे। अशोक के 7 स्तंभ लेख थे, 14 शिलालेख थे और 3 जो थे वो मुहालेख थे। 3 मुहालेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। एक गुप्त डायनेस्टी से था ये जो था लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। पहले समझेंगे कि लिच्छवी दोहित्र चंद्रगुप्त जो था, पहले गुप्त वंश के बारे में समझेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। और गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। और आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। और श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। लिच्छवी दोहित्र की जो उपाधि धारण किया वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण किया था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको विंसेंट स्मिथ ने कहा था। एक इतिहासकार था, उसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है। और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे सकारी या विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक था, उसने आदिराज की उपाधि धारण की थी। आदिराज की उपाधि ग्रहण की थी। फिर से समझेंगे इस चीज को कि लिच्छवी दोहित्र की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था। इसको महाराजा धीराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त दूसरा ऑप्शन है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।
और भारत का नेपोलियन उसे विंसेंट स्मिथ ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को शाकाहारी भी कहा जाता है और उसने शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और श्रीगुप्त को, जो गुप्त वंश का संस्थापक था, इसने आदिराज की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश, उसको पैराक्लीन युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश को पैराक्लीन युग भी कहा जाता है। 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 नारद स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति, स्मृति की रचना जो हुई थी, रचना जो हुई वो गुप्त काल में हुई थी। वो गुप्त काल में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। जबकि मनुस्मृति की रचना, जबकि मनुस्मृति की रचना, जो मनुस्मृति की रचना जो हुई थी वो शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति की रचना जो हुई थी वो शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति की रचना जो हुई थी वो शुंग काल में हुई थी। इसको समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो इसमें ऑप्शन है विजयालय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय और राजेंद्र फर्स्ट। इसका आंसर होगा परांतक प्रथम। समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध जो है वो परांतक प्रथम से है। ये सारे जो शासक हैं वो चोल वंश के हैं, चोल वंश के हैं, चोल वंश का। और चोल जो थे वो पल्लवों के सामंत थे। ये पल्लवों के सामंत थे, ये पल्लवों के सामंत थे। विजयालय जो था वो चोल वंश का संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक था, फाउंडर था, संस्थापक था। इसने, विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी, नर केसरी की उपाधि धारण की, नर केसरी की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम ने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी, मदुराई कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम ने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम ने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा जाता है। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा जाता है। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा जाता है। राजेंद्र फर्स्ट को गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र फर्स्ट। और इसी के समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ, सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र फर्स्ट के टाइम में हुआ था। गंगा के मैदानों को जीतने वाला चोल शासक था। गंगा के मैदानों को जीतने वाला शासक जो था, जीतने वाला शासक जो था वो राजेंद्र फर्स्ट था। इसी ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया था। पूरे श्रीलंका पर कब्जा जो है राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। और राजराज फर्स्ट श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक था। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक था। अधिराजेंद्र एक ऐसा चोल शासक था। अधिराजेंद्र एक ऐसा चोल शासक था जिसका भीड़ ने हत्या कर दिया था। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज फर्स्ट ने किया था। फिर से समझेंगे उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो विजयालय है, परांतक फर्स्ट है, परांतक द्वितीय है और राजेंद्र फर्स्ट है। विजयालय जो था चोल वंश का संस्थापक था। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर होगा उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध जो है वो परांतक फर्स्ट है। इसने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी।
परांतक द्वितीय को सुंदर चोल कहा जाता है। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इसके समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। गंगा के मैदानों को जीतने वाला एकमात्र चोल शासक था। गंगा उसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। एक और चोल शासक है राजराज फर्स्ट, जिसने श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक था तथा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अधिराजेंद्र एक ऐसा चोल शासक था, अधिराजेंद्र ऐसा चोल शासक था जिसकी भीड़ ने हत्या कर दी थी। और राजधिराज प्रथम एक ऐसा चोल शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी। राजधिराज प्रथम एक ऐसा चोल शासक था जिसकी मृत्यु जो हुई थी वो युद्ध के मैदान में हुई थी। चोल वंश था, इसकी सर्वाधिक विशेषता है स्थानीय स्वशासन इसकी सर्वाधिक विशेषता है। और ये दक्षिण भारतीय वंश था, इस दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण वंश हैं, चेर, चोल और पांडे। चेर, चोल और पांडे, इनका प्रतीक चिन्ह है धनुष, बाघ और मछली। चोल वंश के समय में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर से समझा रहे हैं, उत्तर मेरु शिलालेख का संबंध जो है वो परांतक प्रथम से है। उसने मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक द्वितीय ने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी और राजेंद्र फर्स्ट ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।